हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर ट्रीटमेंट से कुछ और क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इन द स्मॉल टाउन विद द पॉपुलेशन ऑफ 10,000, पॉपुलेशन 10,000 गिवन है। इफ द पर कैपिटा वाटर डिमांड इज 100 लीटर्स पर डे, एक आदमी एक दिन में जो वाटर कंज्यूम कर रहा है वो 100 लीटर्स का है। देन व्हाट इज द ईयरली वाटर कंजम्पशन इन मिलियन लीटर। तो आपको यहाँ पर जो वाटर का कंजम्पशन निकालना है वो इन 1 ईयर निकालना है। ठीक है, तो एक साल में कितना वाटर कंज्यूम करेगी ये सिटी, ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना होगा, बेसिकली यूनिट्स देख करके आप काम कर सकते हैं। 10,000 पर्सन से एक आदमी 100 लीटर्स पर डे यदि कंज्यूम करेगा तो 10,000 टोटल एक दिन में कितना करेगा वो निकल करके आ जाएगा। लीटर्स के अंदर ये क्वांटिटी होगी और वो एक दिन की होगी। तो 365 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक साल की क्वांटिटी निकल करके आ जाएगी। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ईयरली वाटर डिमांड ऑफ द टाउन। ठीक है, तो एनवायरमेंट में अधिकतर क्वेश्चंस यूनिट के साथ यदि आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस सेंस में जाना है ना। तो लीटर्स पर पर्सन पर डे, ये क्वांटिटी आपको डिमांड जो है वो दी हुई है, 100 है। 10,000 पर्सन से आपने मल्टीप्लाई किया तो पर्सन से पर्सन विल कैंसिल आउट। ठीक है, तो डे से डे विल कैंसिल आउट। 365 डेज होते हैं इन 1 ईयर। तो यहां पर जो यूनिट बची हुई है वो है लीटर्स पर ईयर। तो आपने जो इनको मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ रहा है 365 इंटू 10⁻6 लीटर्स। ठीक है, और 10⁻6 लीटर्स यदि आप एक साथ कर दें तो ये हो जाएगा मिलियन लीटर। और ये क्वांटिटी आपने कैलकुलेट की है पर ईयर में। बेसिकली यहाँ पे जो यूनिट बची हुई थी वो लीटर्स पर ईयर बची हुई थी, तो मिलियन लीटर्स पर ईयर। ठीक है, ये क्वांटिटी जो है ये डिमांड आपको निकल करके आ रही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, यूनिट देख करके आप काम करेंगे तो फटाफट से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The present population of the community is 28,000 with an average water demand of 150 LPCD. The existing water treatment plant has the design capacity of itna. If it is expected that the population will increase to 48,000 during the next 20 years. अगले 20 साल में population 48,000 पर पहुंच जाएगी. What is the number of years from now when the plant will reach its design capacity assuming an arithmetic rate of population growth? सेम टू सेम क्वेश्चन हम पहले, सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं पिछले वीडियोस के अंदर। सिर्फ डेटा चेंज किया है मैंने, तो आप लोग पॉज करके इस वीडियो को आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट देखना है तो प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ऑलरेडी इसका कंसेप्ट हमने देखा हुआ है प्रीवियस वीडियोज में। नेक्स्ट चलते हैं। What is the equivalent calcium carbonate concentration of 110 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। जब भी आपको किसी भी क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी में बदलना हो, केमिस्ट्री का एक ही कंसेप्ट है, वो आप यूज कर सकते हैं, वो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है, वो होता है कि कॉन्सेंट्रेशन आपको कितनी गिवन है। ठीक है, व्हाट इज द वेट गिवन डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये क्वांटिटी आप कैल्शियम कार्बोनेट की और कैल्शियम क्लोराइड की आप बराबर कर देंगे तो आपको आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो अगली स्लाइड में देखते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपको निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड के बराबर कर देंगे। क्वेश्चन के अंदर कैल्शियम क्लोराइड का जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो 110 मिलीग्राम पर लीटर गिवन है। ये कैल्शियम क्लोराइड का कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है 100, और कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैल्शियम की वैलेंसी चल रही है वो कितनी चल रही है, 2 चल रही है। तो यहाँ पर 100 डिवाइड बाई 2 इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। सिमिलरली 110 यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 और क्लोराइड का 35.5 होता है। रफ कैलकुलेशन में आप 35 यूज कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 35 इज 70, तो टोटल निकल करके आ रहा है 110। वैलेंसी यहां पर भी 2 चल रही है, तो आपने इक्विवेलेंट वेट निकाला। इस जगह से आपको कैल्शियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन निकल करके आ रही है, वो है 100 मिलीग्राम पर लीटर। यहां पर जो भी यूनिट डाली जाती है, ठीक है, इस जगह पर जो भी यूनिट होती है उसी यूनिट में आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। अगर आपने ग्राम में डाला हुआ है तो ग्राम में रिजल्ट मिल जाएगा, मिलीग्राम में डाला हुआ है तो मिलीग्राम में रिजल्ट मिल जाएगा, और मिलीग्राम पर लीटर में यदि आपने इसको लिया हुआ है तो मिलीग्राम पर लीटर में आपको कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट पता लग गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिजल्ट ऑफ द वाटर सैंपल एनालिसिस आर एज फॉलोज। ठीक है, यहां पर आपको बताया गया है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है सोडियम प्लस की। ठीक है, इसके अलावा आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है Mg2 प्लस की, Ca2 प्लस की और पोटेशियम की। ठीक है,
तो हार्डनेस जो आती है वो मल्टीवेलेंट कैटायन के कारण आती है, और पानी में तो Ca और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये मेजर सोर्सेज होते हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं। माइनर सोर्सेज में Al3+, Sr2+, Fe2+, Mn2+, ये माइनर क्वांटिटी में अवेलेबल हो सकते हैं। पिछले वीडियोस में इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो Mg2+ की आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, Ca2+ की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, और किस यूनिट में गिवन है? दिस इज गिवन इन मिलीग्राम पर लीटर। तो मिलीग्राम पर लीटर में इस क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको इनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बनाने पड़ेंगे। इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बनाने के बाद आप इनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कर दोगे, तो आपको मिलीग्राम पर लीटर में कैल्शियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो हार्डनेस जो होती है वाटर सैंपल की वो हमेशा मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय डिफॉल्ट मेजर की जाती है। तो यहां पर क्वेश्चन में हम लोग इसको इस तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं Ca2+ और Mg2+ का आपने सबसे पहले तो यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाला। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल करके दोनों को ऐड करके 50 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको टोटल हार्डनेस मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो बाय डिफॉल्ट तो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में ही निकाली जाती है, लेकिन हो सकता है कि कभी आपको वो बोल दे, जैसे गेट और ईएसी जैसे एग्जाम्स के अंदर ये बेसिक चीजों को ही चेंज कर दिया जाता है। तो जो बाय डिफॉल्ट चीजें चलती है उसके अंदर यदि आप चेंज कर दिए कि इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालो, ठीक है, तब तो आपका सही है, सेम टू सेम आपको करना है। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बोल दे, इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बोल दे, इन टर्म्स ऑफ लाइम बोल दे आपको, तो यहां पर जो भी चीज आपको दी गई है उसका इक्विवेलेंट वेट आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट आपने कैल्शियम कार्बोनेट का बाय डिफॉल्ट यूज किया था, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। अगर कैल्शियम ऑक्साइड बोल देता कि इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हार्डनेस कितनी है, तो यहां पर 40 + 16 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ये 56 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दैट मीन्स 28 विल बी द डे। ठीक है, आगे चलते हैं, कंसेप्ट क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सेटलिंग टैंक यूज्ड फॉर द डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एज्यूम द डिजाइन ओवरफ्लो रेट ऑफ द टैंक एज 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, तो यहां पर डिजाइन ओवरफ्लो रेट आपको गिवन है, सरफेस एरिया आपको टैंक का निकालना है। तो अगर आप यूनिट देख करके भी यदि आइडिया लगाए तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि जो है डिस्चार्ज रेट जैसे मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर दिया हुआ है, कन्वर्ट करवा सकते हैं मीटर क्यूब पर डे के अंदर। इसको यदि आप डिवाइड कर दें मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, डे के साथ में, तो डे से डे कैंसिल आउट हुआ, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब हुआ, मीटर स्क्वायर की यूनिट बच रही है। ठीक है, तो वैसे जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं कि डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय द ओवरफ्लो रेट है। ठीक है, लेकिन कभी भूल जाता है तो यूनिट देख करके आप जो है आइडिया लगा सकते हैं कि किसको किसके साथ डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहां पर बस आपको जो डिस्चार्ज रेट दी हुई है 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यूनिट्स को कन्वर्ट करवाते हुए आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, रेशो ले लेंगे, आपको मीटर स्क्वायर में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द सेटलिंग टैंक जो होगा वो फ्लो रेट डिवाइडेड बाय द फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन नहीं, यहाँ पे तो सेडिमेंटेशन हो रहा है, सेटलिंग हो रही है, तो सेटलिंग टैंक की जो ओवरफ्लो रेट है वो आप यहाँ पर डालोगे 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। यूनिट्स आपको इस तरीके से गिवन थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बाकी यूनिट्स तो सेम रखी, बस सेकंड्स में यहाँ पर ऊपर टाइम चल रहा था तो डे को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करवा लिया। तो एक दिन में 24 आवर्स और हर एक घंटे में 3600 सेकंड, तो 24 इंटू 3600 सेकंड्स, ये डे के अंदर आपने सेकंड्स काउंट कर लिए। ठीक है, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हुआ, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हुआ, और मीटर स्क्वायर में आपको आंसर मिल रहा है 3240। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये मिसप्रिंटेड है, फिल्ट्रेशन रेट नहीं लिखा जाएगा, ये सेटलिंग टैंक का क्वेश्चन है, तो ओवरफ्लो रेट जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी उसको आप यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टर्मिनल settling velocity of 0.02 m diameter particle with the specific gravity of 2.7. The settling in water at the temperature of 20 डिग्री सेंटीग्रेड is। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी निकालनी है। जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है उसी को वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन भी कहते हैं, उसी को आप टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। इसका मैं एफएम के अंदर आपको प्रूफ दूंगा कि किस तरीके से इक्वेशन आती है जो स्टोक्स ने दी हुई है। स्टोक्स वाली इक्वेशन सभी को याद होनी चाहिए, रो जी डी स्क्वायर जी एस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 18 म्यू। ठीक है, स्टोक्स का जो लॉ चलता है वो 0.2 माइक्रोन से 0.2 mm तक चलता है, तो 0.2 माइक्रोन से 0.2 mm के बीच में यहाँ पे पार्टिकल साइज है, इक्वेशन आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन लगाते हैं।
सेटलिंग वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी, जैसा कि मैंने बताया कि स्टॉक लो की इक्वेशन यूज करेंगे, रो जी डी स्क्वायर जी एस माइनस वन अपॉन 18 म्यू, और आपको ये पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी वाटर की 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है, 1 सेंटीपोइस। देखो ये वाला डेटा आप याद रखें, ठीक है। एफएम के अंदर भी मैं आपको ये बोलता हूँ कि वाटर से रिलेटेड सारे जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको आप याद रखा करें। तो 1 सेंटीपोइस वाटर की विस्कोसिटी है एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हो सकता है कभी क्वेश्चन में डेटा ना दे, इस क्वेश्चन में भी आपको नहीं दिया गया था। कन्वर्जन सबको पता होता है कि 10 पॉइस जो होता है, ठीक है, 10 पॉइस वो किसके बराबर होता है, वह 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो 1 सेंटीपोइस यानी कि 10 रेज टू दी पावर -2 पॉइस है, तो पॉइस को जब आप कन्वर्ट करोगे तो 10 रेज टू दी पावर -1 का एक और फैक्टर लग जाएगा, तो 10 रेज टू दी पावर -3 यहाँ पर विस्कोसिटी आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो विस्कोसिटी 10 रेज टू दी पावर -3 है, नहीं गिवन हो आपको पता होनी चाहिए, और ये आपने कन्वर्ट करवा लिया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। ऊपर डेंसिटी ऑफ वाटर है, दिस इज बाय डिफॉल्ट द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 10 रेज टू दी पावर 3, ग्रेविटी की वैल्यू रखी 9.81। डायमीटर क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया था, जो पार्टिकल साइज था वो 0.02 mm है, mm को मीटर में चेंज किया, इसका स्क्वायर लगा हुआ था 2.7 - 1 2.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अगर नहीं दी जाए तो आप अज्यूम कर सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार नहीं दी जाती है, आप अज्यूम कर सकते हैं इन वैल्यूज को। तो यहाँ पर सेडिमेंटेशन वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी निकल करके आ रही है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के अंदर ऑप्शंस दिए गए थे, तो मीटर पर सेकंड में आप चेक कर लेंगे, अगर नहीं मिले mm पर सेकंड में कन्वर्ट करवाओ, नहीं मिले सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करवाओ, और चेक करो कि कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही डिमांड थी, आंसर आ रहा है 0.371 mm पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A town is required to treat 4.2 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ द रो वाटर फॉर द डेली डोमेस्टिक सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कितना वाटर ट्रीट करना है किसी टाउन के लिए फॉर द डोमेस्टिक सप्लाई। फ्लॉक्यूलेटिंग पार्टिकल्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल कोएगुलेशन, ठीक है, केमिकल कोएगुलेशन वहां पर हो रहा है। अब कॉलम एनालिसिस इंडिकेट्स दैट द ओवरफ्लो रेट इज इतना, ओवरफ्लो रेट आपको बता रखी है 0.2 mm पर सेकेंड। तो अभी अभी आपने देखा था कि ओवरफ्लो रेट कैसे दी जाती है, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के अंदर आपको दिया जा सकता है, तो मीटर क्यूब डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर करोगे तो मीटर में बच जाएगा, यानी कि ये आपको वेलोसिटी वाली जो है ये आपको यूनिट देगा, ठीक है। तो ओवरफ्लो स्पीड होती है, ओवरफ्लो रेट जो होती है वो आपको यहाँ पर दी गई है पर मीटर स्क्वायर एरिया के कारण, ये आ रहा है mm पर सेकेंड में। will produce the satisfactory particle removal in the settling basin at the depth of 3.5 meter, then the required surface area will be, ठीक है। आपको required surface area बताना है, और यहाँ पर आपको डेप्थ दी गई है कि वो पार्टिकल्स को रिमूव करता है, किस डेप्थ के पार्टिकल को, 3.5 मीटर की डेप्थ के पार्टिकल को। तो हम लोग ये जानते हैं कि सेटलिंग टैंक से जब भी कोई पार्टिकल रिमूव माना जाता है, अगर पार्टिकल यहाँ से एंटर किया है तो वो या तो बिल्कुल जस्ट पहुंच जाए, ठीक है, कॉर्नर पर, या फिर वो पहले ही पहुंच जाए, यानी कि जो टाइम ऑफ वर्टिकल ट्रेवल होगा वो आपका छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेवल के लिए, ठीक है। यहां से पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रहा है और सेटलिंग के कारण ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी जा रहा है, जिसमें कम टाइम लगेगा, ठीक है, तो वो पहले पहुंच जाएगा, यानी कि ये पार्टिकल यहां दिखाई दे उससे पहले वो बॉटम पर चला जाए, तो उस पार्टिकल को 100% रिमूव माना जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट में रेगुलर क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं, तो हम लोग सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें जरा, क्वेश्चन के अंदर ओवरफ्लो रेट आपको गिवन थी, तो ओवरफ्लो रेट इज बेसिकली द, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना कि पानी की बाल्टी जो है वो आपने लगा दी नल के नीचे और वो इस तेजी से जो है पानी की बाल्टी को भर रही है, तो इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है, उसके बाद में कुछ समय के बाद में ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि वेलोसिटी जो आएगी वो ये वाली आएगी, इस डायरेक्शन वाली। तो ये जो वेलोसिटी है ये बेसिकली डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया से दी जाती है, और सरफेस एरिया टैंक का कितना, B/L से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर ना ये चीजें आपको गिवन थी, ठीक है, जो ओवरफ्लो रेट थी वो 0.2 mm पर सेकंड में गिवन था, तो यहां पर आपने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करवाया। डिस्चार्ज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था 4.2 मीटर क्यूब पर मिनट के अंदर, पर सेकंड में आपने इसको कन्वर्ट करवा लिया। एरिया यहां पर आपको मिल जाएगा मीटर स्क्वायर के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर आपसे एरिया पूछा गया था कि मीटर स्क्वायर में एरिया बताओ, तो ये एरिया इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है, ठीक है, हो सकता है कभी आपको बोल दें कि सेटलिंग वेलोसिटी इज गिवन, और वो बोलता है कि 100% पार्टिकल रिमूवल आप मानो, तो सेटलिंग वेलोसिटी को ओवरफ्लो वेलोसिटी के बराबर कर देते हैं, ठीक है, और यहां से फिर एरिया वापस निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
In the settling chamber, what is the minimum dimension of the particle which can be completely removed? ठीक है, completely removed if the overflow rate is इतना, ठीक है, and take the specific gravity of the particle z is equal to इतना and the viscosity इतना। तो जिस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको लास्ट स्लाइड में डिस्कशन किया था, ये क्वेश्चन वैसा ही है। सेटलिंग पार्टिकल की आपको डायमीटर निकालनी है, तो ठीक है, तो वीएस के एक्सप्रेशन में आपको वो चीज नजर आती है, रो जी डी स्क्वायर जी एस माइनस 1/18 म्यू। डेटा आपको सारा दिया गया है, सिर्फ डायमीटर यहाँ पर मिसिंग है, डायमीटर आप निकाल पाओगे, ठीक है। होता क्या है टैंक के अंदर, सेटलिंग टैंक के अंदर जो बड़ी साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो बड़ी साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो तो बॉटम पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट छोटी साइज का पार्टिकल भी अगर बॉटम पे पहुंच सकता है, लेकिन ये जो छोटी साइज के पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल छोटी साइज के पार्टिकल, वो हो सकते हैं कि सेटलिंग टैंक से रिमूव ना हो। तो आपको वो मिनिमम साइज बतानी है जो कि सेटलिंग टैंक से रिमूव नहीं हो पाएगा, उसको फिल्ट्रेशन यूनिट में रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम साइज ऑफ द पार्टिकल जो यहाँ पर रिमूव नहीं हो रहा है, बाकी हो सकता है कि ऊपर के जो पार्टिकल्स है वो रिमूव हो गए, ठीक है, जो बाकी के ऊपर के पार्टिकल्स है वो हो सकता है रिमूव हो गए, क्योंकि उनकी डायमीटर ज्यादा थी तो उनकी सेटलिंग वेलोसिटी भी ज्यादा आएगी। तो मैंने आपको बोला था कि अगर कंप्लीटली रिमूव करवाना है वीएस और वी नॉट उस समय बराबर हो जाएंगे, जो डेटा आपको दिया गया है वीएस और वी नॉट का, ठीक है, उससे हम क्या निकाल लेंगे, डायमीटर ऑफ द पार्टिकल निकाल लेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट तो ये चलेगा। तो देखते हैं जरा, Vs का एक्सप्रेशन रो जी डी स्क्वायर जी एस माइनस 1/18 म्यू, वाटर की डेंसिटी, ठीक है, ग्रेविटी आपने यूज किया, डायमीटर आपको निकालना है 2.65 जी यूज किया, -1/18 म्यू। क्वेश्चन के अंदर ये सारी डिटेलिंग गिवन थी, इसके अलावा बस आपको डायमीटर मिसिंग था तो डायमीटर ही पूछा गया था। और ये जो Vs है इसको किसके बराबर कर दिया, वी नॉट के, क्योंकि आप चाहते हो 100% रिमूवल हो, तो 100% रिमूवल की कंडीशन कहती है Vs शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी नॉट, ठीक है। तो मिनिमम साइज पार्टिकल के लिए जस्ट बराबर वी नॉट आपने इसको किया, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर जो डेटा आपको गिवन था उसमें यूनिट्स आपने कन्वर्ट करवाया और फाइनली आपको आंसर मिल रहा है 0.02 mm, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, अ सेडिमेंटेशन टैंक इज टू बी डिजाइन टू ट्रीट 1 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर डे, ठीक है। तो एक दिन में जो वाटर इनको ट्रीट करना पड़ेगा वो होगा 1 लाख क्यूबिक मीटर। इफ द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमूव्ड इज इतना, देन द एरिया ऑफ द टैंक रिक्वायर्ड विल बी, ठीक है। तो यहां पर भी वही कंसेप्ट लगेगा कि Vs और V नॉट को आप बराबर कर देंगे, इसके एक्सप्रेशन में सरफेस एरिया आता है और यहाँ पर सेटलिंग वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं कि सेटलिंग वेलोसिटी आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है ना, क्वेश्चन के अंदर ये सेटलिंग वेलोसिटी आपको गिवन है, तो सेटलिंग वेलोसिटी यहाँ पर यूज करेंगे 13.89। बस आपका जो काम रहेगा वो होगा यूनिट्स को बैलेंस करना है ना, यूनिट्स के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो 1 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर ये डिस्चार्ज रेट दे रखी थी और ये पर डे के अंदर आपको गिवन था, ठीक है। तो यहाँ से सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट यही है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, दोनों को बराबर किया। तो ये जो आपको दिया गया था, ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी, वहां से हमने इसको ओवरफ्लो वेलोसिटी के बराबर रखा। क्वेश्चन के अंदर ये पर मिनट में आपको गिवन था, सेकंड्स में कन्वर्ट किया और यहाँ पर भी आपने यूनिट्स को चेंज किया। यूनिट्स के साथ काम करोगे ना तो क्वेश्चन सारे आपके सही होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। एरिया आ गया 5000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। If the flow rate is 100 cubic meter and the length, width and the depth of the detention tank are respectively 15, 6 and 3, ठीक है, the detention period will be, कभी भी आपको किसी भी यूनिट में डिटेंशन टाइम निकालना हो तो वो हमेशा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज रेट से निकाला जा सकता है। तो क्वेश्चन में वॉल्यूम के लिए आपको डायमेंशंस गिवन है, ठीक है, क्यूबॉइडल टैंक यहाँ पर ये है क्योंकि डायमेंशंस आपको LBH की फॉर्म में दे रखी है, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम आ जाएगा, डिस्चार्ज रेट से डिवाइड कर देंगे। बस क्या करना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। तो आर्स में आपसे टाइम पूछा है तो आर्स में ही आप इसको रहने देंगे, ठीक है। क्यूबिक मीटर में दे रखा है तो कोई भी यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। 15 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये तो वॉल्यूम हो गया, ठीक है, और 100 क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर क्यूब पर आर में आपकी ये डिस्चार्ज दे रखी है और मीटर क्यूब ने आप में ऊपर पुट किया तो यहाँ पे आर में आपका आंसर आ जाएगा। और ये डिटेंशन का फॉर्मूला, ठीक है, कि आपको टाइम निकालना है, व्हाट इज द डिटेंशन पीरियड, डिटेंशन पीरियड इज ऑलवेज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द डिस्चार्ज रेट, यूज करेंगे आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है 2.7 आर्स के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर ए फ्लॉक्यूलेटर, फ्लॉक्यूलेटर इज बेसिकली अ स्लो मिक्सिंग, है ना, ऑफ ए कोएगुलेशन कम सेडिमेंटेशन टैंक। तो सेडिमेंटेशन टैंक से पहले फ्लॉक्यूलेटर कोएगुलेशन आपने दिया हुआ है। द मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इतना, ठीक है, इसके बारे में हम क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं कि ये क्या होता है, ये टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है।
इसका एक और फॉर्मूला भी है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय x, रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ से भी आता है, यहाँ से अगर यूनिट देखें तो इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स आती है। कंप्लीट डिस्कशन हम रेगुलर क्लासेस में कर चुके हैं। 45 सेकंड इनवर्स ये गिवन था। द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर एंटरिंग द टैंक इज इतना, विस्कोसिटी गिवन है, देन द पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द फ्लोक्यूलेटर पर मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर इज। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो फॉर्मूला यूज करोगे जी का, जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी डिवाइडेड बाय म्यू इंटू वी, इस फॉर्मूले को याद रखें। और पी आप जिस भी यूनिट्स में काम करना चाहते हो उस यूनिट में आप यहाँ पर काम कर सकते हो। वैसे पी आप रखोगे वॉट के अंदर, ठीक है, म्यू और वी, म्यू को रख दोगे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के अंदर, और वी इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, मीटर क्यूब के अंदर इसको पुट कर दिया जाएगा, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपसे पावर ही पूछी है ना, तो यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम ऑफ द टैंक मीटर क्यूब में 10⁻⁶ लीटर्स है। ठीक है, और पावर आपको निकालनी है, म्यू की वैल्यू आप पुट कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 45 दैट इज द टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, सेकंड इनवर्स में गिवन था, म्यू पुट किया। ठीक है, तो पावर यहाँ से वॉट में आपको मिलेगी, और वॉट से अगर डिमांड है किलोवाट में तो किलोवाट में कन्वर्ट करके बता सकते हैं, 2.04 किलोवाट के बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर द फ्लो ऑफ 5.7 mld मिलियन लीटर्स पर डे एंड द डिटेंशन टाइम ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का डिटेंशन टाइम है, फ्लो आपको दिया गया है मिलियन लीटर्स पर डे के अंदर। द सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक टू रिमूव ऑल द पार्टिकल्स हैविंग द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ 0.33 mm पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी हमारी इक्वेशन Vs इज इक्वल टू वी नॉट लगने वाली है। ठीक है, और Vs आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी, बस यूनिट्स का आपको ध्यान रखना होगा। वी नॉट निकालते समय आप जो है फॉर्मूला लगाते हैं सरफेस फ्लो रेट के लिए, Q डिवाइडेड बाय बी डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय एल। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको 5.7 mld आपको बताया गया है कि मिलियन लीटर्स पर डे के अंदर यहाँ फ्लो रेट है, डिटेंशन टाइम यहाँ पर 2 घंटे का है। वैसे ये डेटा कोई काम आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन के अंदर सरफेस एरिया पूछा गया है, तो इस डेटा का 2 घंटे का आपका कोई यूज नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर Vs गिवन था। ठीक है, Vs गिवन था, डिस्चार्ज रेट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी कि दैट वाज इक्वल टू 5.7 इंटू 10⁻⁶ लीटर्स। ठीक है, मिलियन लीटर्स के अंदर गिवन था। एरिया, ठीक है, मिलियन लीटर्स पर डे के अंदर गिवन था, तो आपने यूनिट चेंज करवा ली, सेकंड्स में आ गया। ठीक है, ये mm के अंदर था, मीटर में चेंज करवाया, क्योंकि एरिया यहाँ से फिर किस यूनिट में मिल जाएगा, मीटर स्क्वायर में। आंसर आ रहा है 200 मीटर स्क्वायर। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर ध्यान से देखें तो आपको यूनिट्स बैलेंस करके साथ में चलना चाहिए। अगर आप यूनिट बैलेंस करके साथ में चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो एक ही है कि Vs जो सेटलिंग वेलोसिटी है, पार्टिकल जिस तेजी से नीचे आ रहा है और जिस तेजी से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है एक तरीके से, तो इसमें ये अगर जीतेगा तभी जाकर के पार्टिकल सेटल होगा। तो Vs शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी नॉट, ये कंसेप्ट है जो क्लासेस के अंदर मैं कंप्लीट डेरिवेशन दे चुका हूं, है ना। आगे चलेंगे। अब एलम का कंसेप्ट देख लेते हैं ना, उसके बाद में एलम का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। केमिकल फॉर्मूला एलम का Al2SO4 का होल थ्राइस .18H2A है। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो 666 ग्राम निकल करके आएगा। ठीक है, एलम हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केन ही वर्क कर सकता है। तो एलम के कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है वो ये है, 3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपने यहाँ पर यूज किया, बैलेंस किया तो आपको ये 3 नंबर निकल करके आता है। क्लासेस में मैं बैलेंस भी करवा चुका हूँ इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एल्केन की जरूरत पड़ती है। विदाउट एल्केन एलम वर्क नहीं करेगा। कैल्शियम सल्फेट इसने बनाया और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसने बनाया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इससे जुड़ी जानकारी जो है, ये जो एरो है बेसिकली इसके पास लगी हुई है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एरो का मतलब होता है कि प्रेसिपिटेट बन रहा है। और पानी में से अगर किसी भी चीज को निकालनी हो ना तो आपको उसका प्रेसिपिटेट बनाना पड़ेगा। देखो परफेक्ट एग्जांपल आप ले सकते हो कि जैसे दूध होता है, तो दूध में फैट होता है। ठीक है, अगर उस फैट को आपको डिपॉजिट करवाना है तो आपको जैसे नींबू आपने उसके अंदर डाल दिया तो क्या होता है, दूध फट जाता है और पनीर जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो पानी के अंदर भी काफी सारी केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि डिजॉल्व कंडीशन में होते हैं, वो अंदर होते हैं ना, डिजॉल्व कंडीशन में होते हैं। यदि उनको सेपरेट करवाना है तो उनका प्रेसिपिटेट बनाना ही होगा। एक बार अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो आगे जाके जो प्रोसेसेस यूज करते हैं, कोएगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन, उसके बाद फिल्ट्रेशन, तो वो जो प्रेसिपिटेट बना था वो इन यूनिट्स के अंदर
आपका सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली वो वाटर में से तो निकल गया और आगे जाके फिर वो सेपरेट करवा लेंगे। तो कंसेप्ट ये चलता है सभी यूनिट्स के अंदर। तो इट इज इफेक्टिव, हमने देखा कि अभी ये काम करता है आपका एल्कलाइन, एल्केनिटीज को चाहिए तो एल्कलाइन मीडियम चाहिए, तो यहाँ पर पीएच रेंज वही है जो आप डोमेस्टिक सप्लाई के लिए यूज करते हो, तो याद रखने में भी आसान है, 6.5 से 8.5 के बीच में। एल्केनिटी इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, एल्केनिटी कम होती जाती है क्योंकि वहां पर आपने रिएक्शन में उसको, ठीक है, एरो से पहले देखा था। ठीक है, तो ये चीज कन्वर्ट होगी अगर आप पीएच रेंज इतना यूज करोगे तो एलम इन द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट एल्केनिटी ही वर्क कर पाता है। और यहां पर ये क्या करता है कि जैसे जैसे एल्केनिटी कम होगी वैसे वैसे पीएच का लेवल जो है वो डाउन होता जाएगा। तो पीएच का लेवल डाउन होने का मतलब ये है कि वाटर की जो प्रॉपर्टीज बन जाती है वो कोरोसिव एक्शन की बन जाती है। ठीक है, वाटर जो है वो कोरोसिव हो जाता है। एलम जो है वो रिड्यूस करेगा कलर को भी, टेस्ट को भी, ऑर्डर को भी, क्योंकि ये पार्टिकल्स को ग्रुप करवा करके जो है ये डिपॉजिट करवाने में मदद करवाएगा। 1 मोल ऑफ एलम गिव्स 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट। ठीक है, इक्वेशन देखी थी तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब बैलेंस हुआ था तो वहां पर 2 मोल्स वहां पर थे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 78 ग्राम है। तो बेसिकली 1 मोल एलम ने यानी कि 66 ग्राम एलम ने जो प्रेसिपिटेट बनाया वो 2 इंटू 78 है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हर एक ग्राम एलम का यदि आप यूज करोगे तो वो कितना स्लज बनाएगा, 0.24 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो इसको स्लज कह रहे हैं। स्लज क्या होता है आगे वाली क्लासेस में हम देख भी लेंगे। तो 1 ग्राम ऑफ एलम लगभग 1/4 जो है ये स्लज बना रहा है। तो जो भी यूनिट आप यहां पे यूज करोगे, अगर आपने बोला कि 1 मिलीग्राम पर लीटर एलम की डोज डाल रहे हो तो 0.24 मिलीग्राम पर लीटर का स्लज बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने मिलीग्राम में लिया तो मिलीग्राम में आ जाएगा, ग्राम में लिया तो ग्राम में आ जाएगा, मिलीग्राम पर लीटर में लिया तो मिलीग्राम पर लीटर में आपको स्लज की क्वांटिटी पता लग जाएगी। इन द प्रोसेस एल्केनिटी इज रिक्वायर्ड, आपने देखा था 3 मोल्स यूज हुए थे किसके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के। एल्केनिटी जो आप रिपोर्ट करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट करते हो, बाइकार्बोनेट नहीं करते हैं। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, SiO3 का होल ट्वाइस इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप बोल सकते हो कि एल्केनिटी जो यूज हुई है वो बेसिकली 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 100 जो है मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट लिया तो 3 मोल्स की जरूरत पड़ी थी कैल्शियम बाइकार्बोनेट की। ठीक है, और ये हुआ था 1 मोल ऑफ एलम के साथ। तो 666 से आपने डिवाइड किया तो आपको बेसिकली यहां पर मिल रहा है दिस वैल्यू 300 डिवाइडेड बाय 666। ठीक है, तो ये निकल कर क्या आ रहा है मिलीग्राम पर लीटर में कैल्शियम कार्बोनेट की एल्केनिटी जो रिक्वायर्ड है एवरी 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ डोज। ठीक है, फिर से यूनिट वही कि मिलीग्राम पर लीटर में यूनिट आ जाएगी अगर आपने मिलीग्राम पर लीटर में एलम की डोज को यूज किया है। आयरन सॉल्ट्स भी यूज किए जाते हैं एज ए कोएगुलेंट, बट ये सीवेज ट्रीटमेंट में ज्यादा प्रीफर किए जाते हैं। अभी हम बात करें किसकी, डोमेस्टिक सप्लाई वाले पानी की बात कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। 20 मिलीग्राम पर लीटर एलम की डोज है ना, यूनिट मिलीग्राम पर लीटर में गिवन है। इट इज एडेड टू वाटर, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एल्केनिटी रिक्वायर्ड इन द वाटर। तो अभी अभी आपने देखा था कि एल्केनिटी जो रिक्वायर्ड होती है वो 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और वो आउट ऑफ 666 था। तो यहां से अगर फिगर देखोगे तो ये रफली 0.45 आ जाएगा। अब यूनिट आपने मिलीग्राम पर लीटर यूज किया है तो ये मिलीग्राम पर लीटर में आ जाएगा कि पानी में जो एल्केनिटी रिक्वायर्ड है 1 मिलीग्राम पर लीटर डोज के कोरोस्पॉन्डिंग वो 0.45 मिलीग्राम पर लीटर है। तो अगर आपकी डोज 20 मिलीग्राम पर लीटर है तो ये फिगर 20 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि आपने पर मिलीग्राम पर लीटर में ये चीज निकाली हुई है, एलम का आपने मॉलिक्यूलर वेट से इसको डिवाइड किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 दैट इज 9 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो सी विल बी द आंसर। देखते हैं जरा आगे। आज की इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे भी दे रहा हूं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है A 30 ml of water sample was tested for the acidity and it is consumed 10 ml of 0.01 and NaOH solution. The total acidity of water sample expressed in terms of calcium carbonate in milligram per liter will be. ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं कंसेप्ट दे चुका हूँ। जब मैंने आपको एल्केनिटी का कंसेप्ट दिया था वहां पे टाइट्रेशन प्रोसेस के दौरान 0.02 N2SO4 आपने यूज किया था, है ना। तो यहां पर मैंने आपको बोला था कि 1 ml ऑफ इतना H2SO4 का 0.02 N कॉन्सेंट्रेशन का वो इक्विवेलेंट है 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की एल्केनिटी का।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इसी सेंस में, इस समय जो मैंने डेरिवेशन दिया था या जो कंसेप्ट दिया था वो कंसेप्ट यहाँ पर काम आने वाला है। तो आप लोग आंसर निकालें, कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट जब मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा तो उसमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। टॉपिक्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वो होगा सेडिमेंटेशन टैंक और फिल्ट्रेशन टैंक की डिजाइन। इसके अलावा हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस कोएगुलेशन से, सेडिमेंटेशन से, फिल्ट्रेशन से, क्लोरिनेशन से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।